कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। हाफिया मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी। वो गुनाह की अंधेरी गलियों से निकलकर सियासी गलियारों में अपनी ठसक कायम कर चुका था। करीब 2 दशक तक सूबे की सियासत उसके बाहुबल की गुलाम रही। लेकिन वक्त के साथ कानून का चाबुक कुछ ऐसा चला कि न सिर्फ उसका सियासी सूरज अस्त हो गया, बल्कि पहली बार उस सूबे में बाहुबल पनाह मांगती दिखी। ये शहर के हाकिमों का सिर्फ फरमान नहीं, बल्कि सूबे के हुक्मरान का ऐलान था। उस बाहुबल के खिलाफ जिसकी ठसक सियासत के गलियारों में 2 दशक तक रही। लेकिन सियासत की बात तो दूर है साहब, शहर में भी इनके बाहुबल का असर बेअसर हो चुका है। वरना जिस बाहुबली की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसके हुक्म की नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं थी कानून के किसी मुलाजिम की। सच तो यह है कि आज हम जिस सियासी गुनाहगार की बात करने जा रहे हैं, उसकी चौखट पर कभी सूबे की सियासत की दशा और दिशा तय होती थी। गुनाह की गलियों से होकर सियासी सफर पर निकले ये उस सियासतदान का सच है जिसके दामन पर यूं तो गुनाह की कालिख लगी हुई है, लेकिन उनके इन्हीं गुनाहों ने उन्हें सत्ता के गलियारों में दिलाई है एक अलग पहचान। कहने को तो वो गरीबों का मसीहा कहते हैं खुद को, लेकिन जनता की जुबान में उन्हें कभी अपराधी तो कभी बाहुबली कहा जाता है। मुख्तार अहमद अंसारी वल्द शुभानुल्लाह अंसारी। जी हाँ, यही नाम है सूबे के उस सियासतदान का जिसकी सियासत अब सलाखों में कैद होकर रह गई। लेकिन सियासी गलियारों से सलाखों तक के सफर को जानने के लिए मुख्तार के अतीत के पन्नों को पलटना लाजमी है, जिसमें दर्ज है बुलेट के दम पर बैलेट पर कब्जे की कहानी, जिसमें दर्ज है शहर में ठेके से सियासत में ठसक की कहानी, और जिसमें है कानूनी कागजात में दर्ज होते गए उसकी जिंदगी की पूरी कलंक कथा। मुझे याद पड़ता है 90 के दशक से लेके और पिछले कुछ सालों पहले तक मुख्तार अंसारी जब लखनऊ में आते थे तो तमाम सारी चीज़ों को उनके साथ एसोसिएट किया जाता रहा है। पहला तो ये कि वे कभी अकेले नहीं निकलते थे, उनके साथ एक ही तरह की और लगभग मिलते जुलते नंबरों की तमाम गाड़ियाँ चलती थी। जब वो कहीं चलते थे तो उनकी चाल में जो एक दबंगई थी, जो उनका बात करने का तरीका था, जो उनका लोगों को अभिवादन करने का तरीका था, ये सब चीज़ें ऐसी थी जिससे लगता था कि हाँ, वे एक मजबूत, लोकप्रिय और ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक तौर पर कोई कुछ आसानी से बिगाड़ नहीं सकता। इस वजह से उन्हें लखनऊ जैसे शहर में, राजधानी जैसे शहर में भी अपने लिए अवैध रूप से कॉलोनी बनाना, ज़मीन पे कब्जे करना, कॉम्प्लेक्स बनवा देना, कॉलोनी बनाकर लोगों को फ्लैट बेच देना और उनके लोगों द्वारा इस तरह की वसूली करना या ठेके पे काम करा के उसके वजह से पैसे कमाना, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई थी। और मैं समझता हूँ आज से करीब 10 साल पहले तक ऐसा माना जाता था कि तमाम सारे इलाके लखनऊ में और तमाम शहरों में ऐसे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि हाँ, ये उनका इलाका है, यहाँ पर संभल के काम करना है। यूं तो मुख्तार को सियासत विरासत में मिली, लेकिन बेदाग खादी के साथ शायद उसे सियासी गलियारों का सफर गंवारा नहीं था। मुख्तार ने अपराध का दामन कुछ इस कदर थामा कि आधा सियासी सफर सलाखों में ही बीत गया। लेकिन बाहुबल की गर्मी तो अब जाकर खत्म हुई है। उसको पहले से चेतावनी दे दी गई कि भाई देखो, अपराध करोगे तो कानून के नज़र में आप अपराधी माने जाएंगे और आप कानून फिर अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। तय कर लो, आपको एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करना है, एक अपराधी के रूप में कानून की गिरफ्त में आना है। वो साल था 1996, जब पहली बार मुख्तार अंसारी गुनाह की गलियों से गुजरते हुए सियासी सफर पर निकला था।
चाहे बाहुबल के दम पर हो या फिर बैलेट बनाम बुलेट फॉर्मूले पर। उसे सियासी समर में कभी शिकस्त नहीं मिली। 1996 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मऊ विधानसभा से जीत का परचम लहराया और तब से जीत का सिलसिला 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार जारी रहा। लेकिन एक बाहुबली पर आवाम का इतना भरोसा, दरअसल इसके पीछे है वो रुतबा जो उसे विरासत में मिला था। ऐसा याद पड़ता है कि 80 से 90 के दशक के बीच में उस पूरे क्षेत्र में उनका एक छत्र नाम था कि हाँ, इस इलाके में कोई भी काम होना हो, चाहे वो सड़क बनवानी है या रेलवे का काम हो, पुल बनना हो, सरकारी या गैर सरकारी बड़ा काम हो, वो केवल इनसे संबद्ध लोगों को ही वो काम मिलेगा, जिसमें कि आप कह सकते हैं जिसमें बड़ा पैसा होता था, बड़ा काम होता था, और उस काम की वजह से वो राजनीतिक तौर पर और मजबूत होते थे क्योंकि उनके संपर्क और लोगों से बनते थे। यूं तो मुख्तार अंसारी उस खानदान में पैदा हुआ था जिसका ताल्लुक सियासत से बहुत पुराना था। दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी के पहले भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नाना ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा की लड़ाई में देश के लिए शहीद हुए। वहीं ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्हें नौशेरा का नायक भी कहा जाता है, इतना ही नहीं, देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के चाचा हैं। लेकिन कौन जानता था कि वो अपनी करतूतों से अपने सियासी विरासत पर कालिक पोत देगा। वो 90 का दौर था जब मुख्तार अंसारी ने छात्र राजनीति के रास्ते सियासी सफर में कदम रखा था, लेकिन ये सफर उतना भी आसान नहीं था जितनी की उसे उम्मीद थी। वो इस बात को बखूबी जानता था कि सियासत में कामयाबी के लिए वर्चस्व की जंग जीतना जरूरी है, और इस जंग में उसका सामना हुआ पूर्वांचल के माफिया सरगना साहिब सिंह गिरोह के ब्रजेश सिंह से। बाहुबल के दम पर जीत हासिल करने की इस जंग में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी आमने सामने थे। किसकी गोलियां कब और कहां किसके सीने को छलनी कर जाएं, कहना मुश्किल था। वक्त बीतता गया और उसी गुजरते वक्त में मुख्तार ने पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई। वो साल था 1996। चुनाव में जीत मिली और इस जीत के साथ ही उसने मऊ से लेकर लखनऊ तक का सफर तय कर लिया। के प्रतिद्वंदी धीरे धीरे करके उभरे हैं, चाहे वो ब्रजेश हो या कृष्णानंद राय हो। उनको ऐसा कहा जा सकता है कि उनको अलग अलग पार्टी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन था, क्योंकि अगर मुख्तार अंसारी से बराबरी करनी है या टक्कर लेनी है तो उसके लिए अपना मजबूत होना ही नहीं बल्कि राजनीतिक समर्थन होना भी जरूरी था। बेशक मुख्तार का ये सियासी सफर बाहुबल के दम पर चल रहा था, लेकिन वो अपने हर लफ्ज में आवाम के भरोसे की इत्तला देता रहा। हमें मिटाने की कोशिश की है। अगर चंद लोग हमें बर्बाद करना और मिटाना चाहते हैं तो लाखों और करोड़ों लोग हमारे लिए दुआ भी करते हैं, और उन्हीं गरीबों की दुआओं की बदौलत आज तक मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। बदन पर खादी थी, लिहाजा खाकी भी सजदे की शक्ल में सामने आ गई। लेकिन ब्रजेश सिंह ने कभी मुख्तार के सामने सिर नहीं झुकाया। खाकी बेशक मुख्तार की मुखालफत नहीं कर पा रही थी, लेकिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को मौत देने की ठान ली थी और इसी इरादे से उस पर हमला भी किया। बेशक मुख्तार उस हमले में मौत को मात देकर बच गया, लेकिन उसके 3 साथी मारे गए। यही वो वक्त था जब मुख्तार अंसारी को अपनी जमीन खिसकती नजर आई। आवाम ने बेशक मऊ से मुख्तार को अपना रहनुमा बनाया, लेकिन मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को नकार दिया। यहां से कृष्णानंद राय विधायक बने। भाई की हार मुख्तार को नागवार गुजरी और उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। और बदले की आग तब शांत हुई जब उसने अपने एक साथी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। और जैसे ही पुलिस की दबिश बढ़ी वो फरार हो गया। लेकिन खादी और खाकी के बीच लुका छिपी का खेल ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका और वो उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद बेशक मुख्तार अंसारी
वाराणसी से बरेली, आगरा और फिर बांदा जेल भेजे जाने के सफर पर रहा, लेकिन सियासत साथ साथ चलती रही। बाहुबल के दम पर मुख्तार सियासत का मोल भाव जेल की सलाखों से करता रहा और जेल के बाहर उसके गुर्गे बुलेट के दम पर बैलेट कब्जा करते रहे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक कानून की मजबूरी थी कि वो सलाखों में रहा, क्योंकि जेल के बाहर अब तक उसके बाहुबल का असर कम नहीं हुआ था। और यही वजह है कि विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उसके खिलाफ अदालत के सामने कोई गवाही दर्ज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अदालत को उसके हक में फैसला सुनाना पड़ा। लेकिन साल 2017 में जैसे ही सूबे की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई, मुख्तार के बाहुबल का दम बेदम होने लगा। बाहुबलियों के खिलाफ वो योगी का खौफ ही था कि मौत के इस सियासी सौदागर को मौत का खौफ सताने लगा। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। अब वो भेजा जा रहा है तो शिफ्ट होना क्या है साहब, एक जेल में बंदी है, हम लोग ट्रांसफर हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी को पत्र आज विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से दिया है और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये विश्वास दिलाया है कि आज ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। सूबे के मुखिया के इस ऐलान के बाद भी बाहुबली मुख्तार अंसारी को ये अंदाजा नहीं था कि योगी राज में कानून के चाबुक का असर कुछ इस कदर होगा। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों को मुख्तार ने अपनी ऐशगाह बना रखी थी, वहां उसकी नींद हराम हो गई और पहली बार उसे मौत का डर सताने लगा। शायद तभी खुद को महफूज रखने के लिए उसने एक फर्जी मुकदमे की अर्जी पर खुद के लिए पंजाब के रोपड़ जेल में अपना ठिकाना बनाया। इससे पहले कि पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी जिंदगी का इत्मीनान महसूस कर पाता, योगी सरकार की पहल पर उसे पहुंचा दिया गया उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में, जहां न सलाखों में इत्मीनान था न सलाखों के बाहर, क्योंकि अब शुरू हो चुका था सूबे के मुखिया का ऑपरेशन बाहुबली। योगी राज में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कानून का चाबुक चल चुका था, बस असर होना बाकी था और वो भी शुरू हो ही गया। बाहुबल के दम पर हासिल किए गए तमाम ठिकाने को ठिकाने लगाया जाना शुरू हो गया। कानून के जो मुलाजिम कभी सजदे की शक्ल में मुख्तार के सामने होते थे, उन्होंने उसके ठिकानों पर मुनादी कर उसकी संपत्ति कुर्क करनी शुरू कर दी थी। सुनो सुनो सुनो, माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की जफरपुरा वार्ड संख्या 18/22 परगना तहसील मोहम्मदाबाद गाजीपुर में स्थित बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। न सिर्फ मुख्तार बल्कि उसके पूरे गिरोह पर नकेल कसी जाने लगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मुख्तार गिरोह के 244 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, जिनमें 158 गिरफ्तार किए गए। आंकड़ों पर रोशनी डालें तो मुख्तार के D5 गैंग पर की गई कार्रवाई में अब तक 1,94,82,67,859 रुपए की संपत्ति नेस्ते नाबूद की गई या फिर जब्त की गई। इतना ही नहीं, मुख्तार की बेगम आफसा अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी और साले पर भी चला है कानून का चाबुक। बेशक अपने वालिद के रास्ते पर चल चुका बेटा अब्बास अंसारी फरार है, लेकिन योगी के फरमान के बाद कानून के सख्त पंजे से ज्यादा दिनों तक उसका बच पाना मुश्किल है। 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब अब्बास अंसारी लखनऊ पुलिस को छकाता फिर रहा है। लखनऊ पुलिस की 8 से ज्यादा टीमें पूरे देश में अब्बास अंसारी की तलाश कर रही हैं, लेकिन अब्बास अंसारी को मानो जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब्बास अंसारी की तलाश करते करते लखनऊ पुलिस अब उन 5 लोगों की भी तलाश में जुट गई है जिसने अब्बास अंसारी को लखनऊ से फरार होने में मदद की और जिनकी मदद से अब्बास अंसारी लखनऊ से भागकर राजस्थान पहुंचा और फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पर छिपता फिर रहा है। ये 5 लोग अब लखनऊ पुलिस के रडार पर है। माना जा रहा है कि इन 5 ने ही अब्बास अंसारी की मदद की थी लखनऊ से फरार होने में। इनमें से 3 व्यक्ति जो हैं वो लखनऊ के हैं, बाकी 2 गाजीपुर के हैं और लखनऊ पुलिस ने इन 5 का पता लगा लिया है। लखनऊ पुलिस से जुड़े हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि इन 5 को लखनऊ पुलिस ने बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन ये 5 लखनऊ पुलिस के पास कोई बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचे और जैसे ही इनको भनक लगी कि ये लखनऊ पुलिस के रडार पे आ गए हैं, ये 5 अब्बास अंसारी की तरह ही फरार हो गए हैं।
इतना ही नहीं, बाबा का बुलडोजर चुन चुन कर इस बाहुबली के ठिकानों को नेस्ते नाबूद करता रहा। वाराणसी से लेकर आजमगढ़ तक और मऊ से लेकर लखनऊ तक मुख्तार के काले साम्राज्य का खात्मा हो गया। ऐसा नहीं है कि योगी का बुलडोजर थम चुका है, बल्कि कार्रवाई बदस्तूर जारी है और जारी है न्यूज नेशन का ऑपरेशन बाहुबली। कल तक मुख्तार के बाहुबल के सामने ये इंसानियत, ये जमहूरियत, ये आइन, ये कानून और ये मुंसिफ सब फिजूल थे, लेकिन अब योगी का राज है और इस राज में यही उसूल बन गए हैं।